साथियों, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे विश्लेषण विधि के बारे में, जिसे तर्क प्रधान विधि भी कहा जाता है। ये वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी विधियाँ जो आगामी एग्जाम के लिए। तो हम बात करते हैं विश्लेषण विधि, जिसे तर्क प्रधान विधि भी कहा जाता है। तो इसे अज्ञात से ज्ञात की ओर हल किया जाता है। पहला पॉइंट आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर हल किया जाता है। इसका प्रयोग रेखागणित प्रमेय, ध्यान रखना, रेखागणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। रेखागणित प्रमेय का प्रयोग सिद्ध करने के लिए किया जाता है, जिसे कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, इसे सिद्ध करना है तो ये विश्लेषण विधि कहलाएगी ना, ध्यान रखना। कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ये रेखागणित प्रमेय के लिए सिद्ध करना होता है ना, ये विश्लेषण विधि कहलाएगी। तो इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम इस विधि में। तो इसमें दे रखा था ए अपन बी बराबर सी अपन डी। तो सिद्ध करो ए सी प्लस 4b स्क्वायर अपन बी सी बराबर सी स्क्वायर प्लस 4bd अपन डी सी। तो इस ऐसे प्रश्नों को हल करना हो तो किस विधि का, विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि रेखागणित प्रमेय में उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके के समीकरण के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। अब इसकी विशेषता की बात करें हम, तो इसकी विशेषता की बात करें तो स्वयं हल करने पर बल देता है। इसमें क्या होता है, स्वयं हल करने पर बल। दूसरा, अन्वेषण करने की क्षमता का विकास, अन्वेषण करने की क्षमता का विकास। तीसरा, ज्ञान अर्जन अधिक स्थायी होता है। ज्ञान अर्जन कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। चौथा होता है अर्जित ज्ञान स्थायी होता है ना। पहला, स्वयं हल करने पर बल है ना, इसकी विशेषता होती है। दूसरा, अन्वेषण करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरा होता है इसका जो ज्ञान अर्जन कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है ना। जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो कैसा होता है, स्थायी होता है। और अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। ज्ञान अर्जन मतलब जानने का, मतलब ज्ञान ग्रहण करने का, और अर्जित जो ज्ञान है मतलब सीखा हुआ, वो कैसा होता है, स्थायी होता है। और जो जानने की मतलब वो भी अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दोष की बात करें तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, अधिक समय लगता है। इसमें क्या होता है, दूसरा अधिक समय लगता है। तीसरा होगा अधिक कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसमें कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, तभी यह उनके लिए ज़रूरी मतलब कर पाएंगे, मतलब कठिन होता है। मतलब अधिक तर्क शक्ति एवं सूक्ष्म की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक तर्क शक्ति एवं सूक्ष्म की आवश्यकता होती है। इसमें तर्क शक्ति अधिक लगती है और सूक्ष्म की आवश्यकता होती है। तो ये दोष होते हैं विश्लेषण विधि, आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम संश्लेषण विधि के बारे में, जो इसके अपोजिट रहती है, मतलब इसके बारे में जानेंगे हम। तो ये तार्किक प्रतिपादन विधि है। ये कैसी है, तार्किक प्रतिपादन विधि। ये विधियाँ आपको सभी याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में बना पाओगे एग्जाम में। यह एक तार्किक प्रतिपादन विधि है। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसके द्वारा प्रश्न में दी गई जानकारी आधार पर प्रश्न हल किया जाता है। इसके द्वारा प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न हल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे एक बाग की लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो 50 मीटर या 20 मीटर है, और बाग के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरीके से दिया हो जाती है ना। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर प्रश्न को हल किया जाता है। जो जानकारी दी रही होती है उसे हम क्षेत्रफल मतलब हल कर किया जाता है। तो ज्ञात है, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो इस तरीके के इसमें संश्लेषण विधि में प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें हम, तो संश्लेषण विधि एक सरल सुविधाजनक होती है ना। संश्लेषण विधि में समय एवं परिश्रम की बचत होती है। संश्लेषण विधि में सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, संश्लेषण विधि में समय एवं परिश्रम की बचत होती है। इसकी अगर आगे बात करें तो स्मरण शक्ति का विकास होता है। जो स्मरण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट बात, ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है। ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है। कमज़ोर छात्रों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक विधि होती है। कमज़ोर छात्रों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक विधि होती है। आगे बात करें, संचित एवं व्यवहारिक, संचित एवं व्यवहारिक होती है। संचित एवं व्यवहारिक होती है। अगर बात करें हम इसके दोष, रटने की प्रवृत्ति, रटने की प्रवृत्ति, इसमें नवीन ज्ञान तर्क चिंतन के अवसर पर अभाव होता है। इसमें कमियां क्या होती हैं, नवीन ज्ञान तर्क चिंतन के अवसर का अभाव होता है, मतलब कमी होती है इन चीज़ों की। नेक्स्ट बात करें, अर्जित ज्ञान अस्थायी रहता है। जो अर्जित ज्ञान होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। बड़ी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी, ये बड़ी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी होता है। तो आपको समझ में आया होगा इस विधि के बारे में कि संश्लेषण विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी छात्रों तक यह वीडियो पहुंच पाए। और जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।